अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। आपसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज हम आपके साथ बात करेंगे एक किताब जो कि हाजरा खान की है और उसके बारे में हमने बात भी की थी, वो लॉन्च हो गई है। उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में क्या हुआ, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। उसके अलावा जो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी को लेके जो इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि वाक़ई आपस में इख्तिलाफ़ात है या नूरा कुश्ती है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। वैसे आपकी हिम्मत है कि तबीयत ख़राब थी, फिर भी आपने हिम्मत पकड़ी और किताब के हवाले से भी वैसे भी मैं तो सोच रहा था कि आज शायद आप ना आएँ, क्योंकि तबीयत आपकी ठीक नहीं नहीं थी, लेकिन बहरहाल गुड। नहीं जो सहाफ़ी होता है ना उसका काम ही ये होता है रिपोर्ट करना और जिस चीज़ के बारे में हमने लोगों को बताया हुआ था कि हम जो लॉन्चिंग पे जो मैंने देखा मैं उनके बारे में ज़रूर उनको बताऊँगी, तो फिर मुझे आना ही जी, पड़ा चाहे जितनी मर्ज़ी मेडिसिन लेके हम आएँ। और वैसे भी पता है जब हम इकट्ठे प्रोग्राम भी करते थे, आपको याद होगा कि हमें जो हमारे एंकर थे, वो हमें कहते थे नज़ला ज़ुकाम कोई बीमारी नहीं, चलो पैनाडोल 2 पैनाडोल लो और सूप पियो और ऑफ़िस आ जाओ। जी, तो हमारी तो बिल्कुल, ट्रेनिंग वो वाली हुई है। अच्छा ज़हीर बिल्कुल। जो किताब थी वो कल लॉन्च हुई सरीना के अंदर जो इस्लामाबाद का जी सबसे महँगा होटल है वहाँ पे उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी। हमारे बहुत से एंकर्स आए हुए थे, बड़े एलीट सहाफ़ी वहाँ पे आए हुए थे, बहुत से चैनल्स के वहाँ पे रिपोर्टर्स भी आए हुए थे और उसके अलावा हर चैनल्स की कवरेज के लिए वहाँ पे कैमरे मौजूद थे। तो और उसके अलावा सिविल सोसाइटी के भी लोग वहाँ पे आए हुए थे, कुछ फनकार भी वहाँ पे आए हुए थे। एक मीडिया कंपनी थी जिन्होंने पूरा वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज़ था वो और प्रेज़ेंस अच्छी थी, हॉल सारा फुल था। तो वहाँ पे उनकी किताब लॉन्च हुई। उनकी किताब ये है कि अभी मार्केट में नहीं आई है क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि किताब कहाँ से मिलेगी? मार्केट में नहीं मिल रही। फिर सब मुझे कह रहे थे कि हमारे लिए किताब वहाँ से लेता रहे, तो किताब इस तरह डिस्प्ले भी नहीं की हुई थी कि कोई भी उठाता रहे। बहरहाल मुझे किताब आ चुकी हुई थी, आपके लिए किताब मैंने वहाँ से किसी तरह इकट्ठी कर ली है, तो आपको मिल जाएगी। फिर हम पढ़ के तो उसका रिव्यू भी कर लेंगे। छोटी-सी किताब है, 120 सफ़ों की। अच्छा उन्होंने कहा है कि किताब के अंदर जी मेरी एक तो उन्होंने अपनी फैमिली का बताया कि कोयटा में वो पैदा हुई है। जो मैंने भी स्टार्ट किया उसमें भी ये चीज़ है कि जो पैदा हुए तो उनके वालिद ने उनकी पैदाइश पे सेलिब्रेट किया क्योंकि वालिद कोयटा के थे लेकिन बड़े लिबरल थे। तो उन्होंने बाकायदा गाय की कुर्बानी दी, खुशी मनाई कि हमारे घर में बेटी हुई है, वरना जो उस इलाके के अंदर ट्रेडिशन तो ये होता है कि बेटे के ऊपर पैदा होने पे खुशी मनाई जाती है। उन्होंने कहा किताब 40% इमरान खान के ऊपर है और इमरान खान का ये कि मैं उनकी सपोर्टर थी, मैंने पीटीआई को जॉइन किया था, वहाँ पे जो मेरे साथ उनके साथ मामलात खराब हुए उसके बारे में लिखा है। फिर उनके वालिद ने भी पीटीआई जॉइन की, उन्होंने कहा मुझे इसके ऊपर रिग्रेट है। फिर उनका ये था कि मेरा भाई इस सारे रैकेट के अंदर आके पीटीआई के ड्रग एडिक्टेड हो गया था। वो जिन मसाइल से हम गुज़रे वो भी वो बताएँगे। उन्होंने एक बात बड़ी अहम कही कि 2014 में जब ये मैं किताब पब्लिश करने लगी थी, इसका एक छोटा वर्ज़न जो मैं लेके आई थी, मैंने पहले इमरान खान साहब को भेजा था पढ़ने के लिए और उसके बाद मुझे धमकियाँ मिली उनकी तरफ से, उन एजेंसियों की तरफ से जो उस वक़्त इमरान खान को प्रमोट कर रही थी और मुझे मुल्क से भागना पड़ा। अब मैं वापस आई हूँ, मैं दोबारा अपनी किताब को पब्लिश कर रही हूँ। अच्छा इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ख़ैर मैं ये धमकियों वाले और एजेंसियों और उस टाइम क्यों नहीं आई थी, इस पे आता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है उसकी जो कुछ सवालात भी उठ रहे हैं, जिस तरह आपने खुद भी बताया कि सबसे महँगे होटल में यहाँ पे उसकी लॉन्चिंग हुई है। वो उसके पीछे कौन है? और इसके साथ-साथ वहाँ पे एक आध सवाल भी हुआ था जो मैंने देखा कि जिसमें कहा था कि आपने कहा कि उस टाइम यूँ थी उम्मीद कि आपको कोई यूज़ कर रहा होगा। इसका उन्होंने कोई खातिर जवाब नहीं दिया वो कौन थी वो आप बताएँगी। लेकिन जो आपने बताया कि 2014 में आनी आनी थी और एजेंसियों ने धमकी दी थी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके अंदर खुद ही जवाब है कि उस वक़्त जो एजेंसियाँ इमरान खान को प्रमोट कर रही थी या बकौल उनके इमरान खान के साथ थी, तो वो उन्होंने रोक दिया था लाने से। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस वक़्त फिर उनको किसने इजाज़त दी है? इस वक़्त कैसे वो आ रही है? ये तो नहीं हो सकता ना कि उस वक़्त एजेंसियाँ रोक रही थी और अब जो है वो एजेंसियों का कोई रोल ही ना हो उसको लेके आने में। अब नहीं क्योंकि अब जब नहीं, सबको नहीं, पता है कि हाँ, हर नहीं, चीज़ नहीं। इमरान खान के खिलाफ जा रही है। जी। वो इसी वजह से देखें ना अब जबकि हर चीज़ इमरान खान के खिलाफ है, तो अब उनको कोई कुछ नहीं कह सकता कि आप इमरान खान के खिलाफ ना छापें और आपको पता है कि 2014 जिस वक़्त इमरान खान को प्रमोट किया गया था और जिस वक़्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो मीडिया को बाकायदा वो जो अब जिनको खुडे लाइन लगा दिया गया जिन जर्नल को उन्होंने कहा था कि 6 महीने आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें और फिर जिस तरह रिपोर्टिंग इमरान खान के लिए होती थी, जिस तरह उनको सादिक को मीन करार दिया गया था, उनकी जो बनी गाला की उसमें थे, बड़े ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ थी। फिर जो बुशरा बीबी के साथ उनके निकाह का था, उसको लेके जो सब कुछ हो रहा था, तो उस वक़्त बाकायदा चीज़ें जो थी वो एक बनाया गया था इमरान खान साहब के लिए सारा माहौल, तो उस माहौल में उनकी किताब को कैसे लाने दिया जाता? आशा गुलेलई तक गायब हो गई थी।
लेकिन उस माहौल में कैसे, मतलब अगर रोका था बकौल उनके, सवाल तो फिर ये पैदा होता है ना कि अभी 10 साल के बाद, 11 साल के बाद अब वो किस तरह लेके आ रही हैं उसको। अब वो इतने अब तो जाहिर है कोई रोक, अब तो बड़े कोई रोक होटल नहीं के, रहा अच्छा होगा जैसे ना। आपने बताया कि रेहम खान के मुकाबले में अगर इस किताब को देखा जाए तो उनकी किताब के टाइम के ऊपर तो इतनी वसी किस्म की लॉन्चिंग नहीं थी जिस तरह की ये वाली लॉन्चिंग हो रही है। हालांकि वो लंदन थी उस वक्त, तो उस तरह की लॉन्चिंग नहीं थी। वो तो पहले उन्होंने कोई पीडीएफ फॉर्म निकाल दी थी। यहाँ पे तो बकायदा लोग आ रहे हैं, बकायदा उनकी प्रेस दिखाई जा रही है, बकायदा उनको टीवी टॉक शोज के अंदर बुलाया जा रहा है। तो उसके पीछे कौन है, उसके पीछे क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रेहाम देखें, बात यह है कि रेहाम खान को भी बुलाया जाता रहा था, उनके भी इंटरव्यूज लिए जाते रहे थे। बाकी ये कि जाहिर है मीडिया जो है उसने उसके सामने एक न्यूज आई है और उसने उस न्यूज को लेके चलना है। अभी सिर्फ मेरा में मैंने हम टीवी के ऊपर उनका मॉर्निंग शो देखा है, इसके अलावा किसी मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर मैंने अभी तक हाजरा का कोई इंटरव्यू देखा नहीं है। बाकी अगर किताब की क्वालिटी के ऊपर बात करें तो किताब कोई इतनी, जिस तरह होता है ना, कोई बहुत महंगी किताब पब्लिश की गई है, बड़ी आला क्वालिटी की किताब पब्लिश की गई है। किताब की क्वालिटी, मैं कंटेंट की बात नहीं करी, किताब की क्वालिटी को इतनी अच्छी नहीं है, कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की उसको पब्लिश नहीं किया गया हुआ कि उसकी क्वालिटी जो है ना वो मतलब अच्छी हो। बड़ी नहीं तो फिर ऑर्डिनरी इससे किताब क्या है। समझा जाए कि किताब की क्वालिटी के लिए उसके पास फंडिंग नहीं थी उनके पास, लेकिन सबसे बड़े हाई होटल में, बड़े होटल में उसको किसी ने स्पॉन्सर किया है, उसको किसी ने पैसे लगाए हैं जिनके किताब की क्वालिटी ठीक नहीं है। मेन चीज तो किताब है, हो किताब सकता का है। अपना हाँ, उसकी प्रेजेंटेशन अगर ठीक नहीं है तो ये तो फिर बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा होते हैं कि वो कहाँ से नहीं, फिर ये हो सारा कुछ सकता आएगा। है, देखिए हो सकता है कि फंडिंग की गई हो। असल में ये है कि रेहाम खान की जो किताब थी मैंने नहीं पढ़ी थी और मैं पढ़ूंगी भी नहीं। उसकी वजह ये थी कि मेरा रेहाम खान के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन रिजर्वेशन थी। वो ये थी कि देखिए, आपको जब डिवोर्स मिली तो फिर आप आई और आप इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू। अगर आपको इमरान खान से कोई मसला था तो आप इमरान खान को छोड़ती और उसके बाद लिख रही होती तो मैं आपको मानती भी। लेकिन जब आपको इमरान खान ने छोड़ा तो फिर आप इल्जामात लगाए तो उन इल्जामात की कोई वर्थ नहीं रहती। हाजरा की किताब मैं इसलिए पढ़ूंगी कि हाजरा बहुत पहले उनको छोड़ के चली गई। उन्होंने अटेम्प्ट की किताब की उस वक्त जब इमरान पूरे पीक पे था, उनको नहीं पब्लिश करने दिया गया। अब वो दोबारा आई है तो मैं किताब पढ़ूंगी तो उसके बाद मैं अपनी जो राय है वो दूंगी कि क्या किताब प्रोपेगेंडा थी या उनकी मेरा भी यही ऑटोबायोग्राफी। मानना है कि और उनके बाकी बात राय यह है। जो है वो किताब पढ़ने के हाँ, बाद जी। बाकी बात यह है कि अगर आपको याद हो तो यूसुफ सलाहुद्दीन की बीवी की भी एक किताब आई थी और उन्होंने भी इमरान खान के बारे में बहुत खिलाफ लिखा। तो बहुत पुरानी वो एक किताब है। तो किताबें इमरान खान के ऊपर आती हैं और हाजरा का अपना एक्सपीरियंस होगा जो उन्होंने इमरान खान के बारे में लिखा है। और हो सकता है कि उनका बुरा एक्सपीरियंस भी हो, बहुत सी पार्टियों के साथ लोगों के एक्सपीरियंस बुरे रह जाते हैं। सो अभी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा। अच्छा, ज़हीर, जो आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को लेके, एक इंटरव्यू दिया आसिफ जरदारी ने और उसके बाद से जी वो शुरू हो गए कि बाप बेटे में इख्तलाफात हैं। हामिद मीर ने कहा कि इंटरव्यू के बाद आसिफ जरदारी को कॉल आई बिलावल की कि ये आपने क्या किया, ये किस किस्म का आपने इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे सवालात जो पूछे गए उनका जवाब देना था। फिर बिलावल भुट्टो भी चले गए दुबई, आसिफ अली जरदारी भी चले गए। पार्टी जराए कह रहे हैं कि जी फैमिली का था वहां, पिछले गए, सनम भुट्टो आई थी उससे मिलना था। तो क्या बाप बेटे में ये वाकई लड़ाई हो गई, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है? क्योंकि कुछ थेरीज हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। एक थेरीज ये है कि जी जो आसिफ अली जरदारी है वो पंजाब में बड़े गैर मकबूल हैं अपनी 2008 से 2013 की हुकूमत की वजह से। तो बिलावल भुट्टो जिस तरह जारहाना तौर पे खेल रहे हैं तो आसिफ अली जरदारी जिस तरह आके उनके खिलाफ बोले तो उसकी वजह से ये लगेगा कि वो बाप के परों से निकल रहा है, बाप उससे अलहदा हो रहा है। तो पंजाब के अंदर जो उनका वोटर उनसे अलहदा हुआ है वो बीबी की वजह से और बिलावल की इसकी वजह से वापस आना शुरू होगा। कोई कह रहे हैं कि जो बिलावल की जारहाना सियासत है, जाहिर आसिफ जरदारी बाप है, वो उसके मुमकिन नुकसान से बचाने के लिए ये इंटरव्यू देकर उसने बताया की कोशिश की कि हम मुफाहमत की तरह चलेंगे। कोई कह रहा है कि जी बिलावल अली भुट्टो जो है वो नौजवानों को सामने लाना चाह रहा है, वो ज्यादा टिकट नौजवानों को देना चाह रहा है, आसिफ जरदारी उस पर वो नहीं मान रहा है, इस वजह से मसले हो रहे हैं। तो ये नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए भी एक साजिश, सियासी चाल है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं पहले भी इसी जगह पे कह चुका हूँ कि ये सारा कुछ मिला जुला सारा कुछ हो रहा है उसके साथ। और बिलावल भुट्टो साहब उनको अपना सदर जरदारी साहब के क्रेडिट के ऊपर जो चीजें करवाते हैं, तो उस टाइम भी उनकी जो उम्र थी वो ज्यादा थी, ये नहीं थी कि वो यंग थे। तो अब ये देखे ना कि अगर खबरें आ रही हैं कि सनम भुट्टो को मिलने के लिए एक साथ गए हैं या इकट्ठे गए हैं या आगे पीछे भी गए हैं, तो वो जो लड़ाइयों का तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, लड़ाई तो बहरहाल देखें सामने
पब्लिक के सामने और कैमरे के सामने या जहां आप इंटरव्यू देते हैं उसके सामने तो बेशक आपके मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन असल बात यह है कि जब भी इवन कोई सगे से सगा भी आपस में लड़ाई करता है, वो कम से कम उस लड़ाई का असर जो है 2-3 दिन तो मेरे ख्याल में रहना चाहिए। तो अगर वो एक साथ गए हैं, क्या करने गए हैं वहां पे, ये भी क्योंकि सनम भुट्टो ने तो अपने आप को सियासत से अलहदा किया हुआ, अच्छा नहीं, उसका सियासत में लेना देना उनका नहीं है। साथ साथ नहीं गए, बिलावल भुट्टो पहले चले गए, जरदारी बाद में गए। तो लोगों ने कहा कि शायद जरदारी बिलावल भुट्टो को मनाने गए, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने फौरन अपनी डीपी भी चेंज कर ली थी ना, बेनजीर के साथ कर ली थी अपनी डीपी। अच्छा, तो बहरहाल ये आपको समझ आ रही है कि इस वक्त जो टारगेट है वो इलेक्शन मुहिम है। इलेक्शन मुहिम के लिए हम्म। अवाम को जज्बाती भी किया जाता है, अवाम के आगे नारे भी लगाए जाते हैं, अवाम के आंखों में धूल भी झोंकी जाती है। बाद में पता चलता है कि ये इसलिए था, ये इसलिए था। मैं आपको बताऊं, मेरा पहले दिन से मानना है कि इनका टारगेट जो है, ये मैंने आपको कुछ हद तक इशू आ रहा है अपने कुछ हद तक से शुरू करो। हाँ, तो ये मेरा मानना यही है कि ये अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ अपने वोटरों को अट्रैक्ट और एक्टिवेट करने के लिए नहीं, जो उनसे नाराज होकर चले गए थे, बल्कि ये जो दूसरे वोटर थे, जो दूसरे पीटीआई के वोटर हैं, जो इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे या उनकी पार्टी पता तितर बितर हो गई है, उनके वोटर को इतना बड़ा एक चंक है जिसको वो अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि यूथ को ज्यादा, हाँ, हाँ यूथ यूथ को को ज्यादा, क्योंकि यूथ जब ये देखेगी ना कि बेटा जो है वो जरा जारहाना खेल रहा है, बाप उसको मना कर रहा है, तो यूथ की सिंपथीज चली जाएंगी बिलावल भुट्टो की तरफ। अब ये जाती है या नहीं जाती, देखें ऊपर बैगेज कह लें उसको या ऊपर सरप्रस्ती कह लें, वो तो बहरहाल जरदारी साहब की है। वो उससे अपने आप को कैसे डिसएसोसिएट करेंगे। ये जो हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया है, इससे इसके अंदर उन्होंने आगे बातें की और बड़े वसूख के साथ, या तो आगे करें ना, बिलावल भुट्टो साहब आगे तरदीद करें, उन्हें कहें जी जो आसिफ जरदारी साहब ने बातें की हैं इसके अंदर कुछ सदाकत नहीं है, उसकी तरदीद करें कि आसिफ जरदारी साहब ने जो कहा है कि हम हमारे बगैर नहीं बनेगा, हम वो चेस का बोर्ड के जो जिक्र कर रहे थे उसके ऊपर जो उन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर आगे तरदीद करें कि नहीं 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 नहीं, हम जो है वो मेरी मर्जी चलेगी, पार्टी चेयरमैन की मर्जी चलेगी, हम डिसाइड करेंगे। एक तरफ तो वो भी वही वाला बयानिया दे रहे हैं कि हमारी तरफ ऊंट देखेगा बैठेगा, हमारी तरफ हर बंदा देखेगा, वजीर आजम हमारी मर्जी का बनेगा, ये तो आसिफ जरदारी से मिलती जुलती बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है कि यूथ का जो वोट है वो किसका है, सबको पता है कि इसका यूथ का जो वोट ऐड हुआ है वो किसका हुआ है, सबको पता है। तो ये एक अपने तय कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी या पीछे अगर आसिफ जरदारी साहब हैं वो उस तरह से कामयाब हो सकेगी। लेकिन ये बात है कि 30 नवंबर को जो उनका योम तासीस है कोयटा के अंदर, उसके अंदर जो बिलावल भुट्टो तकरीर करेगा, उस तकरीर से हमें आइडिया हो जाएगा कि वाकई बाप बेटे में इख्तलाफात हैं, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, या वाकई वोटर को, यूथ के वोटर को जो अट्रैक्ट करने के लिए ये कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर मेरा अपना ख्याल है कि बिलावल भुट्टो को भी पता है कि इस दफा मैं वजीर आजम नहीं बन सकता। उसकी नजर है 2029 के इलेक्शन के ऊपर, कि 2029 का जो इलेक्शन है उसके लिए मैं जो यूथ है उसको अट्रैक्ट करूं। और कहा यह जा रहा है कि वो प्रोविंशियल असेंबली की जो सीट्स हैं उसके ऊपर वो रिस्क नहीं ले रहा, लेकिन कौमी असेंबली की सीट्स पे उसकी कोशिश है कि मैं ज्यादातर यूथ को, जैसे उसके नाना ने किया था, उनको टिकट्स दूं, ताकि इसकी वजह से भी पॉपुलैरिटी हो कि देखो जी मैं यूथ को लेके आ रहा हूं, मैं पढ़ी लिखी लौट को लेके आ रहा हूं। ये मतलब बहुत सी थेरीज जो है ना इस मार्केट के अंदर घूम रही हैं। लेकिन 30 नहीं, नवंबर जब आएगी, आप योम तासीस होगी, तो तकरीर से पता चल जाएगा हमें। इसमें मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि जिस तरह आपने बताया ना कि वो यूथ को ये खैर हम पहले भी डिस्कस भी कर चुके हैं अभी, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि वो उन्होंने 2029 के ऊपर नजर रखी हुई है, इस इलेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊं कि इनकी पूरी कोशिश है कि हम इस पोजीशन पे आ जाएं कि जो भी हुकूमत बने वो हमारे बगैर ना बन सके। वो अपने मुंह से भी कह चुके हैं और उनकी प्लानिंग भी यही है। दूसरा बात, एक चीज बिलावल भुट्टो साहब को पता है कि अगर मकबूलियत हासिल करनी है, वो अपने बाप के वालिद साहब के नाम के साथ कभी भी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकते। जी। और यही मैं आपको हाँ। बता रहा हूँ कि यही वाला एहसास कहीं पे हो सकता है आसिफ जरदारी साहब को खुद भी हो। वो अलग बात है कि आगे वो हम्म। करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इंटरव्यू देने का मतलब, इनकी तकरीरों करने का मतलब यूथ को एड्रेस करना है, अवाम को एड्रेस करना है। उनके इंटरव्यू देने का मतलब मैंने परसों भी आपको कहा था कि वो किसी और को मुखातिब करना है, वो किसी और को पैगाम पहुंचाना है। वो जो मकबूलियत और कबूलियत वाली सुहेल बड़ा ऐसा बात करें, यहाँ यही वाला चक्कर चल हाँ। रहा है।
ये चक्कर चल रहा है। चले जी 30 नवंबर को जब वो बिलावल भुट्टो जो है वो आके तकरीर करेंगे तो हमारे सामने खुल के आ जाएगा कि बाप बेटे में क्या मसला कोई है कि नहीं है। तो आप लोगों से फिर कल मुलाकात होगी जी, फिर नए कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के अंदर आजकल हो रही है, इलेक्शन में हम जा रहे हैं, अब तो रोज़ यही कुछ हुआ करेगा, कौन किसको जॉइन कर रहा है, कौन किसको नहीं जॉइन कर रहा, किसकी जलसे हो रहे हैं, किसके नहीं जलसे हो रहे हैं, तो उसको के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ज़हीर आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।